हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 2 और पीडीएफ हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे। टेलीग्राम से आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और प्रैक्टिस 1 हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। हाल ही का 2-3 दिन के बाद हम प्लेलिस्ट में मेंशन कर देंगे। तब तक के लिए आप कल जाके देख सकते हैं, टेलीग्राम पे हम प्रैक्टिस 1 आपको मिल जाएगा। नाउ यहाँ पे हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को बेसिकली क्या कहते हैं? व्हाट इज द ग्रुप ऑफ गैस अराउंड द अर्थ कॉल्ड? क्या बोलते हैं? भूमंडल बोलते हैं, जलकण बोलते हैं, वायुमंडल बोलते हैं या जलमंडल बोलते हैं? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे जलमंडल नहीं बोलेंगे, पृथ्वी के चारों ओर। पहले यहाँ पे आप लोग समझ जाइए, ये है पृथ्वी, ठीक है। ये है पृथ्वी जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो इन पृथ्वी की पूछ रहा है कि चारों ओर, ठीक है। इस वाले पार्ट को हम बेसिकली क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, मतलब वायुमंडल बोलते हैं। तो बस यही क्वेश्चन पूछा गया है आप लोग को। पहले आप समझिए, क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप क्वेश्चन को अच्छा तरीके से समझिए। यही कह रहा है कि पृथ्वी के चारों, मतलब ये पृथ्वी है और इनके चारों ओर गैसों को समूह को बेसिकली हम क्या बोलते थे? तो क्या बोलते थे? एटमॉस्फेयर, मतलब वायुमंडल बोलते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ हम आप लोग को बता दें कि ये जो है ना पृथ्वी है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि हम लोग रहते हैं, यहाँ पे बसते हैं, ये गोल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग रहेंगे तो घुरक जाएंगे, तो ऐसा मत सोचिएगा। ये इस तरह का स्लोप होता है, ठीक है, इस तरह का होता है, जो बहुत ही मतलब जैसे कि अगर हम मैप से दिखाने की कोशिश करें यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह ना ये है अपना भारत, प्यारा सा भारत जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो पूरे में ये गोल है ना, तो मतलब एकदम पूरा तरीके इस तरह नहीं है जो आदमी यहाँ से यहाँ पे गिर जाएगा, नहीं। एकदम मतलब आप देखोगे ना, एकदम बारीक बारीक सा, मतलब लगेगा नहीं कि हम पूरे ये हैं, ठीक है। इस तरह आप समझ सकते हैं, ताकि आदमी यहाँ रह सके, नहीं तो मालूम चला घुरक जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है यहाँ पे। तो देखिए, ये जो पृथ्वी है, उनके जो गैस है ना, तो कई तरीके, इसको भी कई पार्ट में डिवाइड किया। जैसे कि एक पार्ट हम बात करें, यहाँ पे क्षोभ मंडल है, 0 से 12 किलोमीटर। खैर, हम इसको कभी और डिस्कस करेंगे। उन्हें हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। कई पार्ट में इन्हें भी डिवाइड किया गया है। थोड़ा सा कलर चेंज कर ले हम यहाँ पे, इस कलर को ले लेते हैं। देखिए, तो इसको वाले पार्ट को हम क्षोभ मंडल बोलते हैं। इससे ऊपर वाले हमको क्या बोलते हैं? समताप मंडल बोलते हैं। इन वाले पार्टों को क्या बोलते हैं? मध्यमंडल बोलते हैं। तो इन सभी के बारे में भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है, ना कि ये सब, ठीक है। क्षोभ मंडल बोलेंगे यहाँ पे, इसको बोलेंगे समताप मंडल, मध्य मंडल बोलेंगे यहाँ पे, ताप मंडल और बाह्य मंडल। तो इन सभी के बारे में भी आप लोग के एग्जाम में पूछा जाता है। तो कभी और क्वेश्चन को हम सेट करके आप लोग के बीच कोशिश करेंगे समझाने का, ठीक है। नाउ आगे यहाँ पे देखें, यहाँ आगे दिखाने की कोशिश करें। यहाँ पे नाउ जो पृथ्वी है ना, जो बेसिकली गैस के बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया, मतलब क्या कर रहा है कि चारों ओर गैस, मतलब पृथ्वी में कई सारा गैस पाई जाती है। बेसिकली यहाँ पे हम बात करें, ये है पृथ्वी और ये है पृथ्वी, ठीक है। और इस पे कई प्रकार की गैस बेसिकली हमें देखने को मिलती है। थोड़ा सा हम इमेज से देखने की कोशिश करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कई सारे गैस। अब कौन कौन सी गैस बेसिकली पृथ्वी पे पाई जाती है? तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें यहाँ पे, तो नाइट्रोजन कितना पाई जाती है पृथ्वी पे? 78% बेसिकली हमें नाइट्रोजन देखने को मिलती है। नाइट्रोजन के बाद क्या? ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन कितना है? 21%। याद रखिएगा, क्वेश्चन सीधा पूछ लिया जाएगा कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है, तो आपके ऑप्शन में नाइट्रोजन, और दूसरे स्थान पे कौन सा पाई जाता है? तो ऑक्सीजन होगा, ठीक है। इस तरह बाकी 1% में काफ़ी सारा गैस है। अब 1% में कौन कौन सा गैस है यहाँ पे, तो मैं अगर आप लोगों को बताने की कोशिश करूँ 1% में गैस, तो 1 मिनट गैस, थोड़ा सा कलर ले लेते हैं, अच्छा कलर, हाँ रेड सही रहेगा। तो देखिए, 1% में जैसे हम बात करें तो आर्गन भी है यहाँ पे, ठीक है। आर्गन भी आपको देखने को मिल जाएगा। इनके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, तो ये सभी 1% के अंतर्गत ही आ जाता है। मगर सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है। नाउ आगे यहाँ पे हम लोग निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय मतलब होता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया? हाल ही का अभी अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे, तो दिल्ली में। पहले कहाँ पे हुआ करती थी? तो कलकत्ता में हुआ करती थी। किस एक्ट के तहत? तो पीट भारत अधिनियम नहीं होगा यहाँ पे, चार्टर एक्ट भी नहीं होगा, और ये चार्टर एक्ट नहीं होगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत बेसिकली कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की बेसिकली स्थापना किया गया था, ठीक है। उस समय जो स्थापना होता, हाल ही का ये एक्ट कब पास हो गई थी? 1773 में ही बेसिकली पास हो गई थी। बट स्थापना 1774 में किया गया था। और उस समय बेसिकली अगर हम बात करें, तो मेन जो मुख्य न्यायाधीश अगर हम बात करें अभी कौन है और उस समय कौन था, देखिए उस समय क्या नाम था? एलिजा एम्पे नाम था इसका, ठीक है। क्या नाम था? एलिजा एम्पे था। अभी कौन है? तो श्री एन वी रमना है, जो 48वें नंबर के हैं बेसिकली, और अभी 33 हुआ करते थे जिस समय में 1773 में बेसिकली सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया। तो उस समय में बेसिकली 2 या 3 ही हुआ करता था, अभी तो 33 है टोटल, ठीक है। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आप हाईलाइट कर सकते हैं। नाउ आगे यहाँ पे हम देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे, और हाँ, इसी एक्ट के तहत बेसिकली क्या होता है, जो ब्रिटिश है ईस्ट इंडिया कंपनी है, संसद पे बेसिकली कंट्रोलिंग करना चालू कर दिया गया था। नाउ आगे बात करें हम क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे देख सकते हैं, ये
ये बिल्डिंग आपको आज भी मिल जाएगी कोलकाता में। और इस बिल्डिंग का जो मुख्य उद्देश्य था, जो आप इतना सारा जो बिल्डिंग देख रहे हैं, इनका मेन काम था जो मुख्य न्यायाधीश है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उन्हें सपोर्ट करना है, ठीक है। जो क्लर्क के रूप में, प्यून के रूप में, इवन इन और भी काफ़ी सारे अधिकारी थे जो मुख्य न्यायाधीश के सपोर्ट करते थे। इसीलिए इन सभी के लिए ऑफिस, केबिन वगैरह था, तो इसीलिए इतना बिल्डिंग बनाया गया था। जो ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखें, हवा में कि जिस गैस का मात्रा सबसे अधिक होती है वह है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन। देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 20% के करीब है, और इनके अलावा 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें, यदि पृथ्वी पे पाए जाने वाले वनस्पति को समाप्त हो जाए, वनस्पति मतलब जो पेड़ पौधे हैं, हम उन्हें क्या कर दें, काट उठ के हटा दें, तो बेसिकली किस गैस की कमी हमें, बेसिक क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट से अगर आप इस चीज़ को जानने की कोशिश करें, अगर हम पेड़ पौधों को काट दें तो बेसिकली हमें क्या चीज़ देखने को मिलेगा, तो हम ऑक्सीजन तो नहीं ले पाएंगे ना। सबसे ज़्यादा हमें कमी किस चीज़ का दिखेगा, तो ऑक्सीजन का। डी करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे, क्वेश्चन को समझिए फिर क्वेश्चन को करिए। देखिए हम यहाँ पे 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है, यह भारत के संविधान के प्रमुख सोर्स है। बिल्कुल सही बात है, यह भारत के संविधान के प्रमुख सोर्स है, मतलब जो भारत का संविधान अभी बना है वो 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही बेसिकली बहुत ही कुछ लिया गया है। जैसे कि अगर हम बात करने वाले हैं, शासन के संपूर्ण विषय को 3 भाग में बांटा है, जैसे कि संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। संघ सूची में बात करने वाले हैं, टोटल 98 सब्जेक्ट को रखा गया है, मतलब 98 विषयों पे बेसिकली कानून बनाने का अधिकार केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। इनके अलावा हम बात करने वाले हैं, सूची में 62 विषय है। समवर्ती सूची में अगर बात करें 52 विषय। समवर्ती सूची का मतलब होता है कि सेंट्रल और राज्य सरकार के बीच दोनों को मिलजुल के बेसिकली कानून बनाएगा 52 सब्जेक्टों पे। यही मैं बात करने वाला हूँ, 62 विषय केवल राज्य सरकार कानून बना सकती है। इनके साथ कई सारा और भी कुछ प्रावधान किया गया है, जैसे कि यहाँ पे बात करें, सुप्रीम कोर्ट की बेसिकली स्थापना किया गया था। सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई का बेसिकली इसी एक्ट के तहत बेसिकली स्थापना किया गया था। और सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब संघ सरकार के लिए बेसिकली धैर्य शासन की व्यवस्था किया गया। धैर्य शासन मतलब होता है कि कल के डेट में अगर राज्य सरकार किसी प्रकार का प्रॉब्लम क्रिएट करता है जो कि जनता के लिए काफ़ी ज़्यादा एक दुखद हो जाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इन्हें अपने अकॉर्डिंग चला सकता है। जैसे कि आप भी जानते हैं कि राज्यपाल का नियम जिसे बोलते हैं। सो कुछ ये था। सतत विकास लक्ष्य 2022 में सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान रहा था। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इंडेक्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2020, ठीक है। तो 121वां रैंक रहा था। हाल ही का टोटल 163 देश का बेसिकली ये रैंकिंग जारी किया गया था। और यहाँ पे ये जो लिखा है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बेसिकली क्यों, ये 2015 में बेसिकली बनाया गया था और 2030 तक इन्हें पूरा करना है। अब इनका क्या लक्ष्य है, इस इंडेक्स का बेसिकली क्या लक्ष्य है, हम ये चीज़ें देखिए। इस इंडेक्स का जो मेन उद्देश्य है, गरीबी को कम करना, यहाँ पे स्वास्थ्य पे ध्यान देना, शून्य भूखमरी मतलब आदमी भूखे नहीं होना चाहिए, लैंगिक समानता, स्वच्छता पे ध्यान देना। तो ये सभी पे टोटल 17 सब्जेक्ट है। ये एक अपने आप में एक टॉपिक हो जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है यहाँ पे। ना आगे यहाँ पे हम लोग देखने की कोशिश करें, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पूछ रहे हैं यहाँ पे। ये जो सम्मेलन है ना 1992 में हुआ था। कब हुआ था, 1992 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ब्राज़ील में हुआ था। ब्राज़ील के एक शहर था, उसका नाम क्या था, रियो डी जेनेरियो। अब इसी सम्मेलन को बेसिकली संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन के नाम से बेसिकली जानते हैं। कब हुआ था यहाँ पे, तो 1992 में। यहाँ पे बात करने वाले 3 से लेके यहाँ पे बात करें 14 जून को हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हम 3 से लेके, हाल ही का नहीं पूछा जाता है, 14 जून तक ये चला था। और ये चला क्यों था, इन्वायरमेंट के लिए बेसिकली चला गया था। और आज भी ये सम्मेलन देखते हैं आप, COP 26 अभी हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो ग्लासगो में हुआ था, ठीक है। अभी 27 होने वाला है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा 27 होने वाला है, कहाँ पे होगा, ये चीज़ बता सकते हैं। तो ये सम्मेलन हर साल बेसिकली होता है और ये कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट के लिए ज़रूरी है। अगर हम यहाँ पे हम इमेज से अगर हम आप लोग को समझाने की कोशिश करें, हमें जीने के लिए हर चीज़ की जरूरत चाहिए, पानी की भी जरूरत चाहिए, पेड़ पौधा भी जरूरत चाहिए। अगर हम लोग क्या करें, अगर मान लें हम एक एग्जांपल देके अगर समझाने की कोशिश करें, यहाँ से आप लोग समझ पाइएगा अच्छा तरीक़ा से। अगर पेड़ पौधा ना हो, ठीक है,
पेड़ पौधा नहीं होगा तो जाहिर सी बात है जानवर भी नहीं होगा, क्योंकि अगर वो पेड़ पौधा, कई सारे जानवर पेड़ पौधा को खाते हैं, जानवर भी नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधा नहीं होगा तो हम लोग सांस भी नहीं ले पाएंगे। पहली बात तो ये है, सांस नहीं ले पाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो इसीलिए इन्वायरमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब दूसरी बात है क्या कि समुद्र में बेसिकली कचरा होगा तो कहीं ना कहीं क्या होगा, ये कहीं ना कहीं एक पूरा ग्लोबली इफेक्ट दिखेगा। हम कभी ज्योग्राफी का एक अच्छा सा पार्ट लेंगे जिसमें हम समझाने की कोशिश करेंगे कि इन्वायरमेंट हमारे लिए क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये एक टॉपिक लेके हम आप लोग के बीच कभी कोशिश करेंगे समझाने के लिए। खैर अभी समझ लीजिए कि इन्वायरमेंट हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो आप लोग भी सहयोग करने की कोशिश कीजिए, पेड़ वगैरह लगाने की कोशिश कीजिए। अगर पेड़ वगैरह कट गया ना तो समझ रहे हैं ना कि हम लोग को जीना भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। नाउ आगे यहाँ पे हम देखने की कोशिश करें नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखें बंगाल के खाड़ी में, ये क्वेश्चन कर चुके ना। अब बंगाल के खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था। अब ये मैंने आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ ये क्वेश्चन को, जैसे कि ये पुर्तगाल, बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुर्तगाल। और हाल ही का पुर्तगाल के बारे में हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करें। भारत में ना भारत में प्रथम जो विदेशी आने वाले वो पुर्तगाल ही है बेसिकली। कहाँ पे है यहाँ पे आंसर, पुर्तगाल है, सी हो जाएगा। अब ये बेसिकली भारत में सबसे पहले कब आया था, तो सबसे पहले जो आया था ना 1496 में आया था। क्यों आया था, मसाला का व्यापार करने के लिए आया था। हाल का आया था तो मसाला का व्यापार करने के लिए। बट इनको क्या हुआ था, एक क्वेश्चन और पूछ लिया था, एग्जैक्ट डेट भी पूछ लिया था, मतलब किस दिन आया था यहाँ पे। 17 मई को आया था। कब आया था, 17 मई 1496 को आया था, सॉरी 1498 को आया था, मिस्टेक हो गया, 1498 होगा। ये आया था बेसिकली मसाला को व्यापार करने के लिए। मालूम उन्हें क्या लगा कि जो भारत के लोग हैं ना इतना विकसित नहीं, इतना समझदार नहीं। आप में से भी अभी भी काफ़ी सारे के बारे में सोच लेते हैं इतना समझदार नहीं, चलो हम उन्हें लूट लेते हैं या इन्हें कोशिश करते दबा के उन पर राज करने की कोशिश करते हैं या ज़मीन हड़प लेते हैं, ठीक है। तो उस समय भी बेसिकली इनका उद्देश्य यही, पहले तो आया मसाला के व्यापार, फिर उनके बाद उनका पूरी चीज़ के बारे में उनको जानकारी होने लगी, अरे इन लोग से तो हम इतना पैसा कमा रहे हैं, उन लोग के पास इतना समझ ही नहीं है कि वो लोग खुद ही जाके बेसिकली मसाला बेच पाए, हम लोग ही बेच पाते थे। काम करते हैं पूरे भारत पे ही बेसिकली क्या करते हैं, शासन करने की कोशिश करते हैं। फिर वो धीरे धीरे अपना मतलब भारत पे, खैर हम ये पुर्तगाल टॉपिक अलग बात करेंगे, थोड़ा समझा देते हैं। फिर वो पूरे भारत पे बेसिकली राज किया, और राज करने के बाद क्या हुआ, तो ये समुद्र पे भी राज करने लगा। अब ये समुद्र पे राज क्यों करने लगा, इसे समुद्र से क्या कनेक्शन है, समुद्र पे इसलिए राज करने लगा, जैसे कि अभी भी आप देख सकते हैं चीन है, वो समुद्र पे राज करना चाहता है, हर वो देश चाहता है राज करने की। जिसने भी समुद्र पे राज किया ना वो समझ लो पूरा एक ग्लोबली एक किंग हुआ। अब ये क्यों हुआ, जैसे कि अगर कोई अदर देश है, सपोज डैट ये मान लो चीन है, चीन पूरे भारत पे राज कर रहा है ना, तो यूएसए अगर कुछ चीज़ देना चाहेगा या कोई अदर कंट्री भारत को देना चाहेगा तो नहीं दे पाएगा। क्यों, क्योंकि इनका जो हेड है कौन है, चीन है। तो इसी तरह देख सकते हैं वो पूरा राज कर रहा था ताकि कोई अदर का देश आना जाए भारत पे और मैं ही राज कर सकूं, तो इसीलिए इनको ये पूरे भारत पे राज करता था। और सो ये पुर्तगाल इसका आंसर हो जाएगा। खैर हम कभी और इनके बारे में डीपली में समझने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए इसे बोला जाता है समुद्री डकैती भी कहा जाता है, क्योंकि अगर आप कोई भी सामान लेके जा रहे हैं तो आपको पुर्तगाल से पहले परमिशन लेना होता था, और अगर मान बाई चांस सब परमिशन तो परमिशन, उनकी जगह आपको पैसा भी पे करना होता था कि हाँ भाई हम कोई सामान ले जा रहे हैं, समुद्र के रास्ते होते हैं। तो इसीलिए उसे क्या बोला जाता था, समुद्री डकैती भी कहा जाता था, डकैत। नो आगे देखिए राजा राम मोहन राय, ये इमेज आप देख सकते हैं, ये है कुछ राजा राम मोहन राय जिसका बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान रहा था हाल ही का। राजा राम राय के द्वारा बेसिकली स्थापित प्रथम संस्था कौन सा है, तो ब्रह्म सभा कब किया था, तो 1928 में किया था। तो इस चीज़ को भी थोड़ा सा आप समझ सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक क्या हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है। ब्रह्म समाज की बेसिकली स्थापना किया था। नाउ नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हाल ही का राजा राम के बारे में और भी चीज़ जानकारी होनी चाहिए। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग बेसिकली तैयार हुआ था, तो यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी के समयकाल में 1853 में तैयार हुआ था। कहाँ से, थाने से मुंबई तैयार हुआ था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाउ अब ये इस समय में देख रहे हैं ना 1853 में ही बेसिकली रेलगाड़ी बनाया गया था। क्यों बनाया गया था, तो मतलब आप समझ रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट मतलब आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लाने के लिए बेसिकली इस चीज़ को बनाया गया था। मतलब आप समझ सकते हैं जनसंख्या पहले इतना नहीं हुआ करता था तो रेलगाड़ी भी नहीं था, जनसंख्या बढ़ गया तो धीरे धीरे टेक्नोलॉजी भी बढ़ता जा रहा है। अब तो खैर कौन कौन सा ट्रेन आने लगा है, मेट्रो आने लगा है। तो आप देख सकते हैं 1853 से ही बेसिकली रेलगाड़ी चल रही है भारत में। सो ये सब अंग्रेज का देन है। सो आज के लिए गैस इतना ही, हम लोग मिलेंगे फिर नेक्स्ट मतलब कल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।